सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं कट्टरपंथी मानसिकता वाले ऐसे झुंड की जिसकी जहरीली और कुंठित सोच का जाल सड़क से सोशल मीडिया तक फैला हुआ है। ये लोग अलग हो सकते हैं, इनके शहर अलग हो सकते हैं, इनके समूह अलग हो सकते हैं, इनकी टीम अलग हो सकती है, लेकिन इनका मकसद एक है। इनकी मानसिकता झुंड बनाकर हमला करने की है और इनके दिमाग में भरे जहर की मात्रा बिल्कुल बराबर है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर जो ट्रेंड चल रहा है वो देखिए, और आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग हो रही है उसे देखिए। दोनों घटनाओं में दोनों तरफ शामिल लोगों में आपको काफी हद तक समानता नजर आएगी। एक तरफ देश के अलग अलग शहरों में हिंदू लड़कों के साथ सामान्य बोलचाल या संपर्क पर मुस्लिम लड़कियों को घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर द केरला स्टोरी में फिल्म एक्टिंग करने वाली अदा शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। एक तरफ देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम लड़कियों के साथ तालिबान स्टाइल में बदसलूकी हो रही है, हिजाब और बाहर घूमने पर ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अदा शर्मा पर इस्लाम के दुष्प्रचार का आरोप लगाकर उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ देश के अलग अलग शहरों में मजहब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर अदा शर्मा को मुस्लिम मुल्क में जाने को लेकर सोशल मीडिया पर धमकाया जा रहा है। सवाल यही है कि वो कौन लोग हैं जो एक्ट्रेस अदा शर्मा को धमकी दे रहे हैं। वैसे अभी तक फिल्म द केरला स्टोरी का सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन कट्टरपंथियों की मानसिकता वाली पूरी पिक्चर हर गली नुक्कड़ में रिलीज हो चुकी है। आज कुछ बयानों और तथ्यों के साथ हम आपके सामने इस पूरी समस्या को रखेंगे, लेकिन पहले मेरठ से आए दो वीडियो आपको दिखा देते हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को घेर कर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, मानो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान नहीं बल्कि तालिबान के राज वाला अफगानिस्तान। तेरी वीडियो वायरल होगी, देख इधर को, देख इधर को, इधर को देख दो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। कंपनी गार्डन में देखो ये मुसलमान की लड़की हिंदू के साथ घूम रही। बताओ मुसलमान हो हिंदू हो? मुसलमान है, क्यों मुसलमान हो? ये कौन है? जान रख के आई हूं मैं। यो कौन है? कौन है? यो कौन है बता पहले। मुसलमान का नाम निंदा कर। ये मेरे साथ में बैठी थी। है कौन है? है कौन है? यो नहीं साथ में तेरे। यो कौन है? यो कौन है? तो ये तो बात हुई उन कट्टरपंथियों की जो शहर शहर गली गली एक ही मकसद से घूम रहे हैं कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ बस दिख भर जाए। इनकी सोच ऐसी है कि जैसे तालिबान के राज वाले अफगानिस्तान में है, अगर तकनीक की भाषा में कहें तो इनके दिमाग में कट्टरपंथी चिप लगी हुई है जिसमें आधुनिक विचार के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, ना ही विकास के लिए स्पेस है। इनकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ भरा हुआ है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर भी होते हैं जो हमेशा मौके के इंतजार में रहते हैं। जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर कहानी को ढूंढता है, उसी तरह ऐसे लोग मौके के मंच की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिलता है जहर उगलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से फिल्म द केरला स्टोरी के साथ हो रहा है। आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव धर्म के ठेकेदारों को हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त फिल्म द केरला स्टोरी की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा को मजहब का पाठ पढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग यहां तक लिख रहे हैं कि मुसलमानों याद रहे, अगली बार जब कभी ये किसी मुस्लिम देश जैसे मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात आदि का दौरा करती है तो मुस्लिमों और इस्लाम के खिलाफ झूठे प्रचार के बारे में वहां की अथॉरिटी को जरूर रिपोर्ट करें। यानी अगर किसी फिल्म में कोई अभिनेत्री एक्टिंग कर ले तो कुछ लोग उसे भी इसी तरह धमकाते हैं। इससे आप इनकी कट्टरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जहरीले और नफरत से भरे ट्वीट्स की अब बाढ़ आई हुई है। कोई केरल की असल समस्या और वहां के हालात पर बात नहीं करना चाहता है। सबको 2-2.5 मिनट का ट्रेलर दिख रहा है। ट्रेलर देखकर नफरत के चैंपियन एक्ट्रेस के पीछे पड़ गए हैं। इस विवाद के बहाने खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नफरत के तीर चलाए जा रहे हैं और इस्लामोफोबिया बनाम हिंदू फोबिया वाली बहस चल रही है। केरल की असल जो कहानी है वो है क्या?
केरल के हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का सच क्या है, आईएस आतंकी बनने का रहस्य क्या है, ये सब सवाल हैं। स्पष्ट जवाबों की ये मांग भी करते हैं, लेकिन सवालों को एक किनारे लगाकर नफरत को केंद्र में ले आया गया है। द केरल स्टोरी को लेकर कई मौलाना भी अब एक्टिव हो गए हैं। मौलाना इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। यकीनी तौर पर यह एक झूठा प्रोपेगेंडा है और किसी भी फिल्म के जरिए से किसी कम्युनिटी को टारगेट करना या हमारी औरतों पर हमला करना या उनके खिलाफ जहर अफशा गुफ्तगू करना या उनके खिलाफ गलत बयानी करना यकीनी तौर पर क्रिमिनल एक्ट के दायरे में आना चाहिए। वाकई इस खतरनाक संगठन आतंकवादी संगठन से तब्दीली मजहब का ताल्लुक है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में जो अमनपसंद हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में ये इस आतंकवादी संगठन कैसे पनपा और केरला की हुकूमत उस पर खामोश तमाशाई कैसे बनी रही और हुकूमत केरला ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो द केरल स्टोरी के नाम पर सोशल मीडिया से सड़क तक जारी द हेट स्टोरी की कहानी के और भी चैप्टर हैं। इस कहानी में और भी किरदार हैं जिन्हें आप विष पुरुष कह सकते हैं। जैसा कि फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया है कि केरल की 32,000 औरतें अचानक गायब हो गई। इनमें से कई महिलाओं को आतंकवादी संगठन आईएस ने ब्रेन वॉश करके भारत में अलग अलग टेरर मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रेन किया और मिशन पर सीरिया जैसे आईएस के प्रभाव वाले देशों में भेजा। फिल्म की इस कहानी और 32,000 के आंकड़े पर कई लोगों को आपत्ति है। इनमें एक नाम मुस्लिम यूथ लीग के प्रेसिडेंट पीके फिरोज का भी है। इनको इस फिल्म और ट्रेलर से इतनी आपत्ति है कि इन्होंने इस आंकड़े के सबूत देने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। यानी बात बहुत दूर तक चली गई। Love jihad is existing. 2, if love jihad is existing, as per the result of love jihad, 32,000 non-Muslim converted to Islam. 3, that 32,000 converted Muslim went to Syria for joining ISIS. This is very simple. If anybody give evidences about these allegations, we Muslim Youth Kerala State Committee will give 1 crore rupees as a reward. हालांकि तमाम विरोध और आलोचनाओं पर एक्ट्रेस अदा शर्मा का कहना है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। केरल की हिंदू लड़कियों की सच्ची कहानी को दिखाया गया। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने फिल्म ने बताया जरूर कि 32,000 के 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसिस पे चले गए, हमने बोला गायब हो गए, घर से छोड़ के चले गए। पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपेगेंडा बोलते हो, that's just diverting the topic and trivializing this. I mean, our film is about life and death. So I hope we can spread awareness to. हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, because Allah always protects us. You trying to say only Allah protects. हम इन लड़कियों के पेन की बात करें, हम इन लड़कियों के दुख की बात करें, उनके ऊपर क्या हो रहा है उसकी बात करें। आंकड़े जो हैं वो एक डिबेट का विषय, उसको छोड़ देते हैं। अपना शौहर कबूल है, कबूल है। लड़कियों की जिंदगी को कैसे बर्बाद हुआ ना, मैं एक एक स्टेप देखा उनको जिंदगी को बर्बाद होते हुए और ये लगता था मुझे कि यहाँ पे उन लड़कियों के बाहर कैसे आएंगे। 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू। श्योर वो बाहर निकलेंगे तो दिल नो कि एक ही धर्म के खिलाफ हम लोग हैं, वो टेररिज्म है एंड वो बहुत क्लियरली दिखाया है हमारी फिल्म में। और खास बात यह है कि फिल्म द केरल स्टोरी पर संग्राम की कहानी सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद कट्टरपंथियों तक सीमित नहीं है। इस पर सियासत भी जबरदस्त रूप से हो रही है। फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट किया है, ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, ये हमारी केरल स्टोरी नहीं है। शशि थरूर से पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी फिल्म की आलोचना की थी। पिनराई विजयन ने फिल्म पर बात करते हुए कहा कि ये लोग फिल्म के जरिए लव जिहाद का मुद्दा उठाकर संघ परिवार के एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। द केरल स्टोरी को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त बहस हो रही है। अपने अपने समीकरण और विचारधारा के हिसाब से नेता इसका समर्थन और विरोध कर रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसा एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी
वैसे ही मैंने सुना है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, देखना पड़ेगा। जब कोई चीज उनको चुभने वाली बने तो प्रतिबंध की मांग करना। ये फिल्म सत्य की व्याख्या, सत्य को दिखाती है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन इस तरह की फिल्में आएंगी अभी। फिल्में, कहानियाँ, स्टोरी, रील्स, रोना धोना, अभी सब आएगा ये 2024 जैसे जैसे नज़दीक आएगा। लेकिन अगर इसमें वास्तविकता है तो केंद्र सरकार को जवाब देना। It is an open fact that we have got too many instances in Kerala that girls have been converted to Islam and they have been deported to Syria. If it is a fact, what is wrong with it if it and those facts are being depicted in a film? Sangh Parivar manufactured a movie to blaming Kerala is a hub of terrorists. This is nothing but attacking the left-front government. इस खबर के नजरिया 9 में आपसे एक सवाल। अगर किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन के खिलाफ कोई फैसला होता है, कोई बात कही जाती है, तो क्या उसे किसी धर्म का अपमान मानना उचित है? हमेशा ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर ऐसा ही है तो फिर इस बात को स्वीकार करने में क्या अर्ज है? किसी आतंकी संगठन के तौर तरीकों पर सवाल उठाने वाली फिल्म को धर्म या मजहब के लेंस से क्यों देखा जाए? हमारे न्यूज मित्र चाहे किसी भी समुदाय के हों, अगर इन सवालों पर ठंडे दिमाग से चिंतन करेंगे तो जवाब अपने आप मिल जाएगा और सारा विवाद शांत हो जाएगा। फिर किसी एक्टर या डायरेक्टर को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो लोग लगातार फिल्म के विरोध में हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी यह तय करना होगा कि वो फिल्म का विरोध करते करते कहीं आतंकवादियों के खतरनाक प्लान का बचाव तो नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर विरोध का स्थान है, पर इसमें भी संतुलन और तार्किकता होनी जरूरी। अब हम आपको कश्मीर में उस साजिश के बारे में बताते हैं जिसका डायरेक्टर वैसे तो पाकिस्तान है, लेकिन उसका स्पॉन्सर तालिबान को बताया जा रहा है। आज हम कश्मीर में आतंक के सबसे नए पैटर्न पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसे इंडियन आर्मी ने डिकोड कर लिया है। इसलिए आज हमने कश्मीर से जुड़ी सत्ता की 3 कुंजी आपके लिए तैयार की है। पहली कुंजी में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में अमेरिकी हथियार स्पॉन्सर्ड बाय तालिबान। दूसरी कुंजी में पाकिस्तान का वो पैटर्न है जिसमें वो कश्मीर में आतंकी हमले करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आतंकी जमीन से और हथियार आसमान से लाए जा रहे हैं। और तीसरी कुंजी में हम आपको बताएंगे कैसे इस पैटर्न का पहला प्रयोग पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों ने पुंछ में हुए आतंकी हमले में किया था। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में आतंक के सबसे नए मॉडल की। दरअसल जब से पाकिस्तान को पता चला है कि भारत G20 की एक मीटिंग श्रीनगर में करने वाला है, तब से वो बुरी तरह तड़प रहा है। कश्मीर में डर का माहौल पैदा करने के लिए नए नए प्लान बना रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की ऑल आउट पॉलिसी के आगे उसके मंसूबे बार बार मिट्टी में मिल जा रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ने नए पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है और उसके लिए अफसोस की बात यह है कि इस साजिश को भी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया। अब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को हथियारों के साथ बॉर्डर से घुसपैठ कराता था, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि या तो आतंकी मार दिए जा रहे थे या पकड़े जा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान ने इस पैटर्न को बदलकर नया मॉडल लॉन्च किया है। इसमें अब वो अपने आतंकवादियों को बॉर्डर से निहत्था यानी बिना हथियार के भेज रहा है और हथियार अब ड्रोन के जरिए कश्मीर में लाए जा रहे हैं। ये खुलासा खुद सेना ने किया है। यानी पाकिस्तान में आवाम भले ही भूखमरी, कंगाली और आटे दाल की किल्लत से तड़प रही हो, लेकिन पाकिस्तान उनकी बदहाली को दूर करने के लिए योजनाएं लॉन्च करने के बजाय कश्मीर के लिए नई नई साजिशें लॉन्च कर रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI अपने पालतू आतंकवादियों को बिना हथियारों के कश्मीर में भेज रही है। खुलासा यह भी हुआ है कि इसके लिए पाकिस्तान में LOC के पास ही 5 कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए और ये सब कुछ उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन से G20 मीटिंग श्रीनगर में किए जाने का ऐलान किया गया। लेकिन आपके मन में एक जरूरी सवाल यह भी होगा कि आखिर पाकिस्तान में आतंक के मैनेजर अपने आतंकवादियों को खाली हाथ कश्मीर में क्यों भेज रहे हैं? इसके पीछे सोच यह है कि आतंकवादियों के बॉर्डर पर पकड़े जाने का खतरा कम हो जाएगा। अगर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ भी लिया तो हथियार न होने की वजह से एक बार में उनकी पहचान करना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी तैयारी से आएंगे। इसलिए आतंकवादियों के पास खुद को
आम कश्मीरी बताकर बचने का मौका भी होगा। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के सौदागर इस खबर को देखकर बहुत बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा। उनकी ये चाल इंडियन आर्मी के आगे नहीं चलने वाली है। सेना कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों और ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे उनके हथियारों का इंतजार बॉर्डर पर कर रही है, ये इस रील में देखिए। बीएसएफ के विशेष कमांडो यहां पर तैनात है, ताकि अगर यहां पर दुश्मन की तरफ से ड्रोन वाली साजिश यहां पर रची जाती है तो उसको निस्तो नाबूद किया जा सके। पुंछ आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि अगर कोई आतंकी साजिश इस तरफ होती है तो उसको विफल बनाया जा सके। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने 5 जो कंट्रोल रूम हैं उनको एक्टिव किया है, ताकि इस तरफ हर एक हलचल को मॉनिटर किया जा सके। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो दूरबीन से भी काउंटर पार्ट पर नजर रख रहा है। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप, आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन, साथ में ड्रग्स जो है वो इस तरफ भेजी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहद ही ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होने वाली है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि यहाँ पर भी जो अलर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम पाकिस्तान और आतंकवादियों के जिस नए पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसे हाल ही में उन्होंने पुंछ में हुए आतंकी हमले में इस्तेमाल भी किया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में हमले के बाद जब सेना ने सबूतों के आधार पर पेच कसे तो उनके हाथ लगा निसार अहमद। लश्कर के लिए काम कर चुका निसार अहमद वो ओवरग्राउंड वर्कर है जिसने आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट दिया था। निसार अहमद ने ही पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बिना हथियार के कश्मीर आए थे। सारे आतंकी उसी के घर में कई दिनों तक ठहरे थे। इसके बाद जिन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने पुंछ में किया उसे ड्रोन से पहुंचाया गया था। इन हथियारों को खुद निसार ने रिसीव किया था और फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचा दिया। निसार कैसे पाकिस्तान का भेदिया बनकर कश्मीर के साथ धोखा कर रहा था, आतंकवादियों की मदद कर रहा था, यह खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के ज़रिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। और अब हम आपके लिए सत्ता की ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जिसके कनेक्शन तालिबान और अमेरिकी हथियारों से हैं। आपको याद होगा कि पुंछ में हुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने ली थी। इस दौरान उसने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें एक राइफल को भी दिखाया गया था। अब उस राइफल को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जो राइफल उस पोस्टर में नजर आ रही है उसका नाम है हेकलर एंड कोच, जिसे अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। और ये राइफल उन हथियारों में भी शामिल है जिसे US आर्मी ने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। लेकिन जब अमेरिका तालिबान के सामने घुटने टेक कर अफगानिस्तान से भागा, उसने हेकलर एंड कोच राइफल समेत ऐसे कई हथियार वहीं छोड़ दिए। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि अमेरिका के इन हथियारों का तालिबान गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब वो आशंकाएं भी सच होती दिख रही हैं, क्योंकि तालिबान के हथियार पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ लगना भारत के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए
सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी संगठन PAFF के पोस्टर में हेकलर एंड कोच राइफल कैसे आई? जिस राइफल का अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को कैसे मिल गई? क्या अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई हो रही है? क्यों आतंकवादियों के पास मौजूद इन हाईटेक हथियारों की सप्लाई का तालिबान कनेक्शन सामने आ रहा है? और एक बड़ा सवाल यह भी कि जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गया था, क्या उसे अब तालिबान बेच रहा है? दरअसल हेकलर एंड कोच राइफल आतंकवादियों तक पहुंचाना चिंता का विषय है। यह असॉल्ट राइफल कितनी खतरनाक है और इसका इस्तेमाल कब और कौन करता है, यह सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। हेकलर एंड कोच राइफल नेटो फोर्सेस और अमेरिका की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए करती है। इसी हथियार का इस्तेमाल मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया गया था। यह ऑपरेशन भी अमेरिका की सील टीम ने ही पूरा किया था। यह हेकलर एंड कोच राइफल उन हथियारों में शामिल है जिन्हें अमेरिकी सेना करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती रही। इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियां स्टील बुलेट जैसी ही नजर आती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई हाईटेक हथियार आतंकवादियों के पास से बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसी और ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं। इससे पहले कई आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी 10 से ज्यादा M4 कार्बाइन और टर्की में बनी करीब पिस्टल कैनिक TP9 भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी स्टिकी बम भी मिले थे जिन्हें बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में यूज किया गया था। तो पाकिस्तान के मंसूबों और दहशतगर्दी की सत्ता पर चोट करने के लिए जहां इंडियन आर्मी फुल स्पीड में है, एक्शन में है, ऑपरेशन चला रही है, तो केंद्र सरकार भी अपने फैसलों से आतंकवादियों के आकाओं को जोर का झटका लगातार दे रही है। एक बड़ा अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है जिनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा था। दावा है कि इन ऐप्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करते थे, आतंक का प्रचार करते थे और पाकिस्तान से ऑर्डर लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब ये सारे ऐप ब्लॉक हो गए हैं। सरकार ने एक कदम खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद उठाया। और अब बात करते हैं एक ऐसे महाठग की जो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़ी बड़ी कंपनियों की आंखों में महीनों तक धूल झोंकता रहा, करोड़ों की ठगी करता रहा। लेकिन संजय राय शेरपुरिया सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को दिए लोन को लेकर। आज आपको संजय शेरपुरिया के ठगी के तरीकों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि कैसे गाजीपुर के रहने वाले संजय शेरपुरिया के जाल में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा फंस गए और पूरी ये कहानी है क्या। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर निवासी संजय राय शेरपुरिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को 25 लाख का कर्ज दिया और आज तक मांगा ही नहीं। मनोज सिन्हा ने पारदर्शिता के लिए चुनावी हलफनामे में 25 लाख रुपए के अनसिक्योर्ड लोन का जिक्र भी किया था। सूत्रों के मुताबिक मनोज सिन्हा लोन लौटाने के लिए संजय शेरपुरिया को खोजते रहे और यह महाठग मिला ही नहीं। विपक्ष के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर संजय राय शेरपुरिया महाठग है तो उससे मनोज सिन्हा ने कर्ज क्यों लिया। ये बातें आपको भी सुनने में अजीब लग रही होंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक साधारण शख्स कैसे बड़े नेता को अपने जाल में फंसा सकता है। हालांकि इस बारे में जब मनोज सिन्हा से बात करने की कोशिश की गई तो खास जवाब नहीं आया। हाँ, सूत्रों के मुताबिक इतनी जानकारी जरूर मिली कि मनोज सिन्हा की तरफ से लोन लौटाने के लिए इस शख्स को ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो मिला ही नहीं। महाठग संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ यूपी पुलिस की जो FIR है उसमें यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन यानी YREF का जिक्र किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि उस कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड और एडिशनल डायरेक्टर जैसे पदों पर रिटायर्ड IAS और IPS अफसर भी हैं। शेरपुरिया इतना बड़ा ठग है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को लोन दे देता है तो दूसरी तरफ ऐसे आरोप भी हैं कि उसने अपने काउ वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हासिल कर ली थी। आगे इस मामले की और गहराई से जांच होगी तो कई हैरान करने वाली बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं। महाठग संजय राय शेरपुरिया दिल्ली में राइडिंग क्लब में करोड़ों के बंगले में रहता था। बताया जा रहा है कि यह बंगला एक महिला का है जिस पर उसने कब्जा कर लिया था। चौंकाने वाली कहानी यह है कि आवास से संबंधित दस्तावेजों में संजय शेरपुरिया का कहीं भी नाम ही नहीं है। इसके बावजूद उसने आलीशान घर बनवा रखा था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आवास पर उसने एक फोटो गैलरी बना रखी थी जहां पर उसने तमाम तस्वीरें लगाई हुई थी। इसमें वो अलग अलग नेताओं और नामचीन हस्तियों के साथ है। सत्ताधारी नेताओं के साथ भी उसकी फोटो हैं और इसी वजह से लोग आसानी से उसके झांसे में आ जाते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे संजय शेरपुरिया हाईटेक तरीके से महाठगी करता था। दिल्ली के जिस आलीशान बंगले में वो रहता था
वहां जो वाईफाई का कनेक्शन लिया था उसका नाम उसने पीएमओ यानी प्रधानमंत्री आवास रखा था, और वो लोगों को यही बताता था कि उसका काम पीएमओ से संबंधित है और ये आवास भी इसलिए उसे मिला है। कहता था कि नेटवर्क में दिक्कत हो तो पीएमओ वाले वाईफाई से कनेक्ट कर लो। इससे लोगों पर उसके रसूख का वजन पड़ता था और वो ठग लिए जाते थे। संजय राय शेरपुरिया फॉर यूथ नाम से संस्था भी चलाता है, जिसमें करोड़ों की डोनेशन आती है, और वो न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो से सोशल मीडिया पर अपने रसूखदार होने का नाटक करता था, बल्कि समाज सेवा वाली तस्वीरों से भी खुद की छवि चमकाता था। उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो सामाजिक सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। किसी तस्वीर में गांव में गरीब महिलाओं के बीच राशन बांटता दिख रहा है, किसी तस्वीर में गरीब बच्चों को खाना खिलाता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि गरीबों की सेवा के नाम पर चूना लगाने से लेकर उद्योगपतियों तक को ठगने वाले इस महाठग के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं, जालसाजी के कितने तरीके हैं। तो महाठग के एक्सपोज होने की कहानी और भी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि उद्योगपति गौरव डालमिया की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है, जिसमें दावा किया गया कि गौरव किसी के जरिए संजय शेरपुरिया के संपर्क में आए। दावे के मुताबिक संजय ने गौरव को जांच रफा दफा करवाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए उसने गौरव से 6 करोड़ की डील की थी, जिसके बाद इस बात की भनक केंद्रीय जांच एजेंसी को लग गई। इस डील की जानकारी एसटीएफ नोएडा की यूनिट को हुई तो उसने तफ्तीश शुरू की। संजय शेरपुरिया के बैंक की डिटेल्स निकाली गई और उसकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महाठग संजय शेरपुरिया बड़ा खिलाड़ी है, करोड़ों की डील करता रहा है और अब तक बेदाग रहा है। इस पर बड़ी रकम की डील इस बार उसने की थी, जिस वजह से वो पकड़ा गया। और सत्ता में अब बात करते हैं दुनिया में गहनों की सबसे बड़ी नीलामी और आंध्र प्रदेश से ब्रिटेन ले जाए गए एक बेशकीमती हीरे की। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की सत्ता ऐसी है कि उसकी चमक और धमक सैकड़ों वर्षों से है। एक दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के हीरे जवाहरात पर देश विदेश के शासकों, लुटेरों और आक्रांताओं की बुरी नजर लगातार रही है, और समय समय पर खून बहाकर, लूटपाट से या तिकड़म लगाकर बेशकीमती वस्तुओं को भारत से बाहर ले जाया गया है। एक समय में ब्रिटेन इन कामों का चैंपियन था। दुनिया की हर कीमती चीज को चोरी करके ब्रिटेन के राजा रानी का महल सजाने की जो काम था वो इतिहास में दर्ज है। आज उसी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बहुमूल्य गहनों की नीलामी होने जा रही है। इस नीलामी की चर्चा पूरी दुनिया में है। खास बात यह है कि इस नीलामी में कोहिनूर से भी पुराना हिंदुस्तानी हीरा शामिल हुआ है। आज उस भारतीय हीरे की फ्रांस की रानी तक है और फ्रांस की रानी से लंदन में हो रही नीलामी तक पहुंचने की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये ऑक्शन लंदन के किंग स्ट्रीट पर है। ब्रिटेन के मशहूर ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की ओर से ये नीलामी करवाई जा रही है। इस नीलामी में 700 गहने शामिल हैं, जिनमें दुनिया के बहुत पुराने गहने भी हैं। कोहिनूर से भी पुराना हीरा ब्रियोलेट ऑफ इंडिया इस नीलामी का आकर्षण है। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया को सबसे पुराने हीरों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों में इस हीरे का जिक्र 12वीं सदी में मिलता है। ऑक्शन में ब्रियोलेट ऑफ इंडिया की बोली की शुरुआत 63 करोड़ रुपए से होगी। इस नीलामी से आए पैसे सामाजिक कल्याण में खर्च किए जाएंगे। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया नामक हीरे का भारतीय कनेक्शन अब आपको बताते हैं, लेकिन पहले यह जानिए कि आखिर लंदन के ऑक्शन में ये सारे गहने कहां से आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये गहने हिडी हार्टन नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला के हैं। हिडी हार्टन की मौत पिछले साल हो गई थी। हिडी हार्टन के पति हेलमेट हार्टन जर्मनी के एक अरबपति थे। ये सारे गहने हिडी हार्टन को अपने पति से विरासत में मिले थे, यानी हेलमेट हार्टन ने ये गहने अलग अलग जगहों से खरीद कर इकट्ठे किए होंगे। आपको याद दिला दें कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत के ताज का हीरा कहा जाता था। ब्रिटिश राज के शासन के दौरान अंग्रेज भारत से बहुत कुछ ले गए। इनमें सबसे चर्चित कोहिनूर हीरा भी शामिल है। कोहिनूर के भारत से ब्रिटेन पहुंचने की कहानी सत्ता में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कोहिनूर से भी पुराने हीरे ब्रियोलेट ऑफ इंडिया का इतिहास और भी पुराना है। कई इतिहासकारों की माने तो ब्रियोलेट ऑफ इंडिया हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ब्रियोलेट ऑफ इंडिया का पहला जिक्र 12वीं सदी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में इस हीरे के फ्रांस में खरीदे जाने का जिक्र है। हीरा खरीदने वाली फ्रांस की महारानी एलनोर ऑफ एक्विंटेन थी। इसके बाद में काफी समय तक ये हीरा गायब रहा और कई राज परिवारों और जौहरियों के बीच घूमता रहा, खरीदा बेचा जाता रहा। फिर साल 1950 में यह हीरा एक बार फिर खबरों में आया, जब न्यूयॉर्क के जौहरी हेनरी विंस्टन ने इसे खरीदा। इसके बाद साल 1971 में जर्मनी के अरबपति हेलमेट हार्टन ने इसे खरीद लिया और इस तरीके से हेलमेट हार्टन की पत्नी हिडी हार्टन के पास ये पहुंच गया और अब लंदन में इसकी नीलामी हो रही है। ब्रिटेन खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है। ब्रिटेन पूरी दुनिया में लोकतंत्र की वकालत करता है, लेकिन आज भी ब्रिटेन को अपने गुनाह पर पश्चाताप नहीं है।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। पहले आप जान लीजिए कि ब्रिटेन के पास भारत की कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है। कोहिनूर, किंग चार्ल्स की एमरॉल्ड बेल्ट, इसके अलावा तैमूर रूबी नेकलेस, टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवारें, शाहजहां का वाइन कप, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, नसखीरा और दिल्ली का बैंगनी नीलम, अमरावती की दुर्लभ संगमरमर कलाकृतियां, सुल्तानगंज का बुद्ध की प्रतिमा, वहां की बुद्ध की मूर्ति हैं। ये चंद ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अब भी ब्रिटिश सरकार के पास हैं। सोचिए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ब्रिटेन अब तक इन ऐतिहासिक चीजों को दबाकर बैठा हुआ है और भारत को वापस ही नहीं कर रहा है। कायदे से ब्रिटेन को भारत से लूटी हुई तमाम दुर्लभ वस्तुएं लौटा देनी चाहिए। ऐसा करके औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करते हुए की गई लूटपाट का बोझ उसके मन में कुछ कम हो जाएगा।